औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम IS 10 की समरी डिस्कस करेंगे। IS 10 का टाइटल है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इस स्टैंडर्ड में हम रिपोर्टिंग पीरियड को डिफ़ाइन करेंगे और उसके रिलेटेड इवेंट्स को डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि क्या कौन कौन से इवेंट्स हैं और क्या क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जो कि रिपोर्टिंग पीरियड के बाद अकर होते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव यूज़र्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये जो इंफॉर्मेशन है इसका फ़ायदा उस वक्त है जब ये टाइमली बेसिस पे यूज़र को अवेलेबल होगी। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमें फिर ये डिसाइड करना होता है, मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग पीरियड में रिपोर्ट होनी चाहिए क्वांटिटेटिव टर्म में, फाइनेंशियल टर्म में, और कौन सी इंफॉर्मेशन अगले पीरियड्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए आपने अर्लियर स्टडीज़ के अंदर एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, टाइम पीरियड प्रिंसिपल। टाइम पीरियड प्रिंसिपल ये कहलाता है कि जो बिजनेस की लाइफ है वो तो परपीचुअल है, वो तो कंटिन्यू है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस इवेलुएशन हम बिजनेस की लाइफ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन डिटरमिन हो सके और वो पिछले पीरियड के साथ कंपेयर हो सके। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये स्टैंडर्ड कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि कौन से पीरियड में रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और कौन सी अगले पीरियड में होनी चाहिए। तो लेट्स डिस्कस, हम स्टार्ट करते हैं। इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो पहला ऑब्जेक्टिव है कि व्हेन टू एडजस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर की जाती है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से बनती हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन मॉनेटरी टर्म में उस ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट होनी चाहिए जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बननी चाहिए जिस पीरियड की हम रिपोर्ट बना रहे हैं, और कौन सी इंफॉर्मेशन अगले पीरियड में रिफ्लेक्ट हो लेकिन उसको हम करंट पीरियड के नोट्स में डिस्क्लोज जरूर करें। ठीक है, तो हम अब ये डिस्कस करते हैं कि ये हम क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। उसके लिए हम ये समझते हैं कि एक बिजनेस जो है उसकी एक टाइम लाइन है। लेट्स सपोज कि जो आपके सामने एरो बना हुआ है ये बिजनेस की लाइफ है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो बिजनेस का जो फाइनेंशियल पीरियड स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 1 जनवरी 2021 में, और ये फाइनेंशियल पीरियड एंड हुआ है 31 दिसंबर 2021 को, और इस डेट को हम रिपोर्टिंग डेट भी कहते हैं। और यही डेट जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर प्रिंट होती है कि ये इस पीरियड की इंफॉर्मेशन हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इस पूरे पीरियड में जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स अकर होंगे वो ट्रायल बैलेंस के अंदर रिफ्लेक्ट किए जाएंगे, और उसी ट्रायल बैलेंस से हम फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन इस पूरे पीरियड को हम रिपोर्टिंग पीरियड कहते हैं। ठीक है, यानी जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक का जो पीरियड है इसको हम रिपोर्टिंग पीरियड कहते हैं। अच्छा, चलें अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, जब 31 दिसंबर एंड हो गया तो CFO ने अपने कंट्रोलर को ये इंस्ट्रक्शन दी है या कंट्रोलर को ये आगे एडवाइस की है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें और क्लोजिंग का काम स्टार्ट करें। तो CFO ने अपनी टीम के साथ मिलकर 31 जनवरी 2022 तक क्लोजिंग का काम कंप्लीट कर लिया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली। उसके बाद एक 15 दिन का गैप आया और यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्रेजेंट की गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनको साइन ऑफ कर दिया, यानी अप्रूव कर दिया। इस डेट को हम कहते हैं ऑथोराइजेशन टू इशू डेट, यानी इस डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिंट होने के लिए, पब्लिश होने के लिए इशू कर दी जाती हैं और फाइनलाइज हो जाती हैं। यानी इस पीरियड के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई चेंजेस फिर अब नहीं होंगी।
अब देखें बड़ा गौर से, उसके बाद क्या होता है, जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती हैं तो फिर ये एजीएम के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं और एजीएम में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल आती है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड हो गई हैं, लॉक हो गई हैं। लेकिन अब देखें कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइन ऑफ कर दिया तो अल्टीमेटली तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैनेजमेंट ने जब साइन ऑफ कर दिया तो ये लॉक हो गई और ये ऑथोराइज टू इशू डेट हो गई। और लॉ में भी, पाकिस्तानी लॉ में भी, कंपनीज एक्ट में भी यही डेट है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको साइन ऑफ कर देंगे। ये जो पीरियड है क्लोजिंग यानी 31 जनवरी 2021 से लेकर ऑथोराइजेशन टू इशू डेट तक का पीरियड है। इस पीरियड के दौरान कुछ इवेंट्स अकर होते हैं। वो जो इवेंट्स हैं वो फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। अब इस स्टैंडर्ड के अंदर हम ये डील करते हैं कि ये जो पीरियड है जो कि रिपोर्टिंग डेट के बाद और ऑथराइजेशन टू इशू डेट से पहले का पीरियड है, यानी 31 दिसंबर 2021 से लेकर 15 फरवरी 2022 तक का जो पीरियड है, ये पीरियड कंसर्न पीरियड है IAS 10 का। और इस पीरियड में जो भी इवेंट्स अकर होंगे उन इवेंट्स के बारे में हमने ये डिसाइड करना है कि क्या ये इवेंट फाइनेंशियली तौर पे पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए या ये अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने, और IAS 10 का ये कंसर्न पीरियड है। तो इसी तनाजुर में हम इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड को डिफाइन करते हैं कि इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड इज फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेंट दैट अकर्स बिटवीन नंबर 1 एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड जो कि 31 दिसंबर 2021 है और द डेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथोराइज फॉर इशू यानी 15 फरवरी 2022 है, जो ये मैंने कंसर्न पीरियड बताया हुआ है। ठीक है, तो ये टाइमलाइन आपको एक्सप्लेन कर रही है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रेजेंट करनी है ये 1 जनवरी 21 से लेकर 31 दिसंबर 21 तक के डेटा की प्रेजेंट करनी है। लेकिन जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज टू इशू नहीं हो जाती उस वक्त तो इवेंट जो अकर हो रहे हैं वो जो इवेंट्स हैं क्या वो हम रिफ्लेक्ट करवाएं या ना करवाएं, ये स्टैंडर्ड इस बात में डील कर रहा है। तो अब हम उनको दो कैटेगरीज में हमने स्प्लिट किया हुआ है। जो पहली कैटेगरी है वो कहलाती है एडजस्टिंग इवेंट और दूसरी कैटेगरी कहलाती है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, यानी वही इवेंट्स जो इस कंसर्न पीरियड के अंदर अकर हुए हैं वो दो तरह के हैं, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। जो एडजस्टिंग इवेंट है वो इवेंट क्या है? एडजस्टिंग इवेंट इज द इवेंट दैट अरोज आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड बट प्रोवाइड्स further evidence of the conditions that existed at the reporting period। बेसिकली ये वो इवेंट है जिसकी कंफर्मेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हुई है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ एविडेंसेस या कुछ इंडिकेशंस रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती थी। बेसिकली क्या है कि ये जो रिपोर्टिंग डेट पे कुछ कंडीशन एग्जिस्ट करती थी उसकी फाइनलाइजेशन उस रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हुई है। अभी इसकी एग्जांपल हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जबकि जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, चलिए उसको डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस कर ले कि एडजस्टिंग इवेंट वो होगा जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करवाएंगे, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर जाके एडजस्टमेंट करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बना देंगे। जबकि जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ये वो इवेंट है जो सोली आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ही अकर हुआ है, उसका पीछे से कोई ताल्लुक नहीं था। यानी नॉन एडजस्टिंग इवेंट इज एन इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड दैट इंडिकेट्स कंडीशन अराइजिंग आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, यानी इसका ताल्लुक बैक एंड से कुछ नहीं था, ये सोली आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ही क्रिएट होके वहां पे फाइनलाइज हुई हैं। और इस तरह के जो इवेंट्स है वो हम पिछले ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज जरूर करेंगे, क्योंकि ये वो इवेंट है जो ऑथोराइज टू इशू होने से पहले पहले अकर तो हो गए हैं, हमने इनको एडजस्ट तो नहीं किया, लेकिन यूजर के लिए ये कंसर्न हो सकते हैं, यूजर के लिए ये एक
पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकते हैं, यूजर के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि वो अपने डिसीजन में इनको इस्तेमाल करें। तो चलें हम आगे अब इनकी एग्जांपल देखते हैं कि जो एडजस्टिंग इवेंट्स हैं उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। अभी हमने इनको डिटेल से देखना है वन बाय वन। पहला जो एग्जांपल है वो बैंक करप्सी ऑफ कस्टमर है। तो एक कस्टमर जो है वो बैंक करप्ट हो गया। अब इसको जरा समझिएगा। देखिए, बैंक करप्ट कस्टमर जब होता है तो वो अचानक नहीं होता, उसकी कोई कंडीशंस जो हैं वो पीछे से एग्जिस्ट कर रही होती हैं। लेट्स सपोज क्लोजिंग डेट के फौरन बाद ही एक कस्टमर बैंक करप्ट हो गया और वो अब हमारी पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो रिपोर्टिंग डेट के ऊपर हम जाएंगे, उस कस्टमर का जो अकाउंट रिसीवेबल है उसको एडजस्ट कर देंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो बैंक करप्सी ऑफ कस्टमर क्या है? ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। इन्वेंट्री सोल्ड लेस देन कॉस्ट, यानी हमने लॉस पे सेल कर दिया। अब रिपोर्टिंग डेट के ऊपर वो इन्वेंट्री मौजूद है और उसी इन्वेंट्री को हमने 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कॉस्ट से कम पे सेल किया है। इससे मुराद ये है कि रिपोर्टिंग डेट के ऊपर वो इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के रूल के मुताबिक लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए था, जो कि हमने अगले पीरियड में लॉस रिकॉर्ड किया है। ये जो लॉस अगले पीरियड में रिकॉर्ड किया है, ये बैक डेट में जाके हम एडजस्ट करेंगे इन्वेंट्री को, रिपोर्टिंग पीरियड की इन्वेंट्री को। तो ये भी एक एडजस्टिंग इवेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड एंड एरर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मिस स्टेटमेंट होती है वो फ्रॉड की वजह से भी होती है और एरर की वजह से भी होती है। अगर वो फ्रॉड एंड एरर उसी रिपोर्टिंग पीरियड के बाद और एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, यानी उसके अंदर ऑथराइजेशन इशू डेट से पहले पहले डिस्कवर हो गया है, तो हम चूंकि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होने के लिए ऑथराइज नहीं हुई हैं, लिहाजा हम उसको एडजस्ट कर देंगे, उस फ्रॉड एंड एरर को हम रिकॉर्ड करेंगे और उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में दिखा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद सेटलमेंट ऑफ कोर्ट केस। एक कोर्ट केस था जो पिछले पीरियड में स्टार्ट हुआ था और इस रिपोर्टिंग पीरियड, एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर वो सेटल हो गया है। तो इसकी प्रोविजन जो हम बुक करेंगे वो हम जाके हमने प्रोविजन कोई बुक नहीं की हुई है। लेट्स सपोज हमने 31 दिसंबर को कोई प्रोविजन बुक नहीं की हुई है, तो हम उसकी प्रोविजन बुक करेंगे। हाँ, उसकी जो पेमेंट हमने की है वो ऑब्वियसली अगले साल ही रिकॉर्ड होगी, लेकिन जो प्रोविजन हमने बुक करनी थी वो हम 31 दिसंबर को ही बुक करेंगे, यानी हम उसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। बेसिकली होता यह है कि जो हम एम्प्लॉइज को पेमेंट करते हैं, अगर हमने एम्प्लॉइज के साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आपको हम प्रॉफिट का इतने % बोनस देंगे, तो वो बोनस उस वक्त तक कैलकुलेट नहीं हो सकता जब तक प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो चूंकि ये कैलकुलेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ही हो रही है ना, ये 31 दिसंबर के बाद ही कैलकुलेट करोगे, लेकिन चूंकि ये रिपोर्टिंग पीरियड से रिलेटेड है एक्सपेंस, लिहाजा ये जाके बैक डेट में हम एडजस्ट करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका इफेक्ट दिखाएंगे। और लास्ट है कि गोइंग कंसर्न। अच्छा, ये एक एक्सेप्शन भी है कि गोइंग कंसर्न इन एनी केस ये एडजस्टिंग इवेंट ही होगा। अब यहां पे ना थोड़ी सी डिस्कशन हम करते हैं कि गोइंग कंसर्न जब एक एंटिटी का डाउटफुल हो जाता है, चाहे वो कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, दोनों केसेस में ये एक एडजस्टिंग इवेंट ही होगा। ठीक है जी। अब इसकी फर्दर डिस्कशन समझें कि देखें, जब एक एंटिटी गोइंग कंसर्न उसका डाउटफुल हो जाता है, तो वो जो एंटिटी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर नॉर्मल तरीके से नहीं प्रिपेयर करती। वो जो एंटिटी है फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ब्रेकअप बेसिस पे प्रिपेयर करती है, यानी उसके एसेट्स और लायबिलिटीज फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट होते हैं, जिस वैल्यू पे वो रियलाइज होने होते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आनी होती हैं वो ये आनी होती है कि हर चीज करंट है। करंट और नॉन करंट की डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है, क्योंकि सारे की सारी
जो एसेट्स और लायबिलिटीज है वो विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाएंगे। तो बिजनेस जब गोइंग कंसर्न नहीं रहा तो देयर इज नो नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट एंड नॉन करंट फॉर द एसेट्स एंड फॉर द लायबिलिटीज, एवरीथिंग इज करंट। तो दो चेंजेस हैं जी गोइंग कंसर्न के बाद। नंबर वन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आइटम्स रिपोर्ट हुए हैं वो सारे के सारे फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट होंगे, और दूसरी चेंज जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये होगी कि हम करंट और नॉन करंट की डिस्टिंक्शन खत्म कर देंगे। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की एग्जांपल। नॉन एडजस्टिंग इवेंट की पहली एग्जांपल ये है कि डिस्ट्रक्शन बाय फायर, या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया है, अचानक आग लग गई या अचानक कोई सैलाब वगैरह या कोई अर्थक्वेक खुदा ना खास्ता आ गया। तो ये जो इवेंट है ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो है, लेकिन इस इवेंट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज जरूर करेंगे। अगर इन्वेंट्री हमारी जल गई है, तबाह हो गई है, तो चूंकि वो इन्वेंट्री हम रिपोर्ट तो कर रहे हैं रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, लेकिन उसके साथ हम ये भी मेंशन करेंगे कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद ये इन्वेंट्री अब लॉस बाय फायर हो चुकी है, ताकि यूजर अकॉर्डिंगली कोई डिसीजन ले सके। ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट को रिपोर्ट करने का मकसद ही यही होता है कि यूजर अपनी इंफॉर्मेशन के वक्त इन मैटर्स को भी अकाउंट फॉर करे डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट जो इवेंट है कि सडन डिक्लाइन इन दी फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में अचानक कमी आ गई, ये भी एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। देन स्ट्राइक बाय लेबर आफ्टर द ईयर एंड, ठीक है, ऑब्वियसली लेबर ने स्ट्राइक की है, फिर कुछ एक्सपेंसेस हमने बियर किए हैं, वो एक्सपेंसेस हैं वो सारे अगले अकाउंटिंग पीरियड में रिपोर्ट होंगे, लेकिन उनको फिर हम रिफ्लेक्ट करवा देंगे कि इतना खर्चा हमने इस पीरियड में स्ट्राइक की वजह से भी किया था, रिपोर्ट में बता देंगे, यानी नोट्स में बता देंगे। नेक्स्ट जो है वो मेजर फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन। यस, आपने नए शेयर इश्यू किए हैं, आपने बोनस इश्यू करना है या किया है, आपने राइट इश्यू किया है, आपने कोई स्टॉक स्प्लिट किया है, स्टॉक की कंसोलिडेशन की है, ये आपने कोई शेयर्स को बाय बैक किया है, ये मेजर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। आपने बैंक से लोन लिया है, ये रिकॉर्ड तो अगले साल ही होगा, लेकिन ये पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ नोट्स रिफ्लेक्ट किया जाएगा और यूजर को बताया जाएगा कि हमने फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस मेजर अंडरटेक की हैं। ठीक है जी, बोनस इशू, राइट इशू, ठीक है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एज हेल्ड फॉर सेल, यानी हमें किसी एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया, हमने किसी बिल्डिंग को फॉर सेल डिक्लेयर कर दिया, कोई प्लांट एंड मशीनरी फॉर सेल डिक्लेयर कर दी है, ये चीज भी हम बताएंगे, क्योंकि ये जो कंसर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एसेट रिफ्लेक्ट हुआ होगा, ये पिछले साल नॉन करंट एसेट के तौर पर रिफ्लेक्ट हुआ होगा, लेकिन फौरन ही अगले पीरियड में 10 दिन बाद 15 दिन बाद आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में ये हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो गया होगा, लिहाजा उसको हम जरूर बताएंगे कि ये अब एसेट नॉन करंट नहीं रहा, ये करंट में चला गया है। और आप जानते हैं कि IFRS 5 के तहत जो भी एसेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो जाता है वो फिर अब करंट एसेट के तौर पे रिपोर्ट होता है, वो नॉन करंट फर्दर रिपोर्ट नहीं होता। और लास्ट है प्रपोज डिविडेंड। डिविडेंड जो है वो उस वक्त लायबिलिटी की फॉर्म में बुक होगा जब वो एक्चुअली डिक्लेयर किया जाएगा शेयर होल्डर की मीटिंग में, AGM में। और आप जानते हैं कि AGM जो है वो आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हेल्ड होती है, लिहाजा डायरेक्टर की तरफ से जो डिविडेंड प्रपोज किया जाता है वो कभी भी बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी नहीं क्रिएट होगा, वो सिर्फ नोट्स टू द अकाउंट में एज अ प्रपोज डिविडेंड मेंशन किया जाएगा। ये एग्जांपल्स थी नॉन एडजस्टिंग इवेंट की। यहां पे ये स्टैंडर्ड खत्म होता है, नेक्स्ट किसी स्टैंडर्ड में हम हाजिर होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह फर्दर किसी स्टैंडर्ड के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।